सभी छात्रा अध्यापकों, छात्रा अध्यापिकाओं एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को डॉक्टर अंजू टिन्ना का नमस्कार। अभी तक हमने दो सिद्धांत पढ़े, पवलव की थ्योरी और थॉर्नडाइक की थ्योरी। आपको ध्यान होगा हमने अधिगम के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा था, एक व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत और दूसरा ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि उद्दीपनों तथा इन उद्दीपनों तथा अनुक्रिया के साहचर्य से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसे हम व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत कहते हैं। तो व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत कितने लोगों ने दिया था? 3 लोगों ने दिया था। सबसे पहले थॉर्नडाइक, फिर पवलव और लास्ट जो थे वो बीएफ स्किनर थे। इसके बाद में व्यवहारवादी साहचर्य सिद्धांत को खत्म कर दिया गया और ज्ञानात्मक एवं क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत प्रारंभ हो गया। हमने अनुबंध 2 प्रकार के देखे थे, शास्त्रीय अनुबंध तथा अनुकूलित अनुक्रिया और क्रिया प्रसूत या नैमित्तिक अनुबंध। अनुबंध वह प्रक्रिया है जिसमें एक प्रभावहीन उद्दीपन इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि वह गुप्त अनुक्रिया को प्रकट कर देती है। यहाँ पहले शास्त्रीय अनुबंधन की बात देख रहे हैं। शास्त्रीय अनुबंधन के पहले हम देखते हैं 2 प्रकार की क्रियाएं होती है, कुछ जन्मजात क्रियाएं होती है, कुछ मनोवैज्ञानिक क्रियाएं होती है। जन्मजात क्रिया, सांस हम लेते हैं, पाचन तंत्र हमारा काम करता है, रुधिर हमारा घूम रहा है, आंखें हमारी झपकती है, लेकिन किसी के ऊपर आपने हाथ से छेड़ा तो आंखें अचानक से झपकती हैं। छींकना, लार आना, ये भी अनुबंधन क्रियाएं ही होती हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत की बात कर रहे हैं, जो किसने दिया था? पवलव ने दिया था। उसमें क्या था? कुछ प्रक्रियाएं जरूरी थी। वो प्रक्रियाएं क्या क्या जरूरी थी? कुछ आधार आवश्यक थे। वो क्या क्या आवश्यक था? पहली चीज, मोटिवेशन जरूरी था। जैसे कुत्ते को सामने खाना दिखाना जरूरी था। समय की निकटता, खाने के साथ में बेल को बजाना जरूरी था। पुनरावृत्ति, खाने और बेल को बार बार रिपीटेट करना बहुत जरूरी था। नियंत्रित वातावरण बहुत जरूरी था। तो हमने पवलव के सिद्धांत में 4 स्थितियों की आवश्यकता देखी थी। पहला, मोटिवेशन। दूसरा, समय में सन्निकटता, पास समय होना चाहिए। घंटी और भोजन लगभग 7 बजने चाहिए। पुनरावृत्ति बार बार होनी चाहिए। और फिर हमने देखा था नियंत्रित वातावरण भी नियंत्रित होना चाहिए। पवलव की अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का जो सबसे प्रभाव पड़ा था वो क्या हुआ था? हमारा आदत निर्माण हो गया था। पवलव ने कहा विभिन्न प्रकार की आदतें जो प्रशिक्षण, शिक्षा व अनुशासन पर आधारित है वो शास्त्रीय अनुबंधन का ही कारण है। जैसे बालक में मान लो सफाई की आदत डालना है, समय पर कार्य करने की आदत डालना है, आदर करना है, वो सिर्फ अनुबंधन से ही समझाई जा सकती है। वो क्या है?
वो क्लासिकल अनुबंधन है। कौन सा अनुबंधन है? क्लासिकल अनुबंधन है। बुरी आदतों को तोड़ना, वो भी उसने बोला, पावलोव ने कहा अच्छी आदतों को सिखाने में सहायक है, जबकि बुरी आदतों को छोड़ने के लिए भी हमें क्लासिकल अनुबंधन ही आवश्यक है। जैसे अनुबंधन द्वारा यदि हम अधिगम करें, उसका अनुकूलन करें, तो वो गाली देना छोड़ सकता है, चोरी करना छोड़ सकता है। तो कुसमायोजित बालकों के लिए भी संवेगात्मक अस्थिरता व चिंता के निवारण के लिए हमें किसकी जरूरत है? पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की आवश्यकता है। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग मनोचिकित्सक काम में लेते हैं जब किसी कुसमायोजित बालक के संवेगात्मक अस्थिरता को कंट्रोल करना होता है, चिंता से उसको दूर करना होता है, तब इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। अभिवृत्ति निर्माण में सहायक है जो हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग है, शास्त्रीय अनुबंधन है। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, वो अभिवृत्ति निर्माण में भी सहायक है, पशुओं के प्रशिक्षण में भी सहायक है। कौन? पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल अनुक्रिया सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत में दो प्रॉब्लम्स आ गई। सबसे पहली प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि मनुष्य एक कोई यंत्रवत मशीन नहीं है। मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है, चिंतन करने की शक्ति है, तर्क करने की शक्ति है। जब बुद्धि है, विवेक है, चिंतन है, तर्क करने की शक्ति है, तो वो किसी भी कार्य को करने से पूर्व चिंतन करेगा, उस कार्य के संबंधित तर्क करेगा, तब वो कार्य करेगा। ये इसकी कमी पाई गई। इस सिद्धांत के अनुसार उद्दीपन को बार बार दोहराया जाए जिससे संबद्धता बनी रहती है। यदि कुछ समय तक उद्दीपन नहीं दिया जाए तो धीरे 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 वह भूल जाता है और अनुबंधन प्रभावहीन हो जाता है। इसका मतलब यह स्थायी अधिगम नहीं था। स्थायी अधिगम होता तो भूलते नहीं। इन दो कमियों को देखते हुए स्किनर ने एक थ्योरी दी। स्किनर की थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। वहां हमने कहा था थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यहां हमने कहा है थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इन्होंने क्या किया था? चूहा और कबूतर पे काम किया था। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है स्किनर का कार्य किन पर था? तो चूहा और कबूतर पे था। चूहे को पिंजरे में बंद किया था। चूहा उछल कूद मचा रहा था, परंतु उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही चूहा का पैर लीवर पे पड़ता है, फूड ट्रे से एक खाना अंदर आता है, तो धीरे धीरे उसको पुनर्बलन मिलता है कि खाना इस लीवर पर पैर डलने से आता है। कुछ लाइट भी जलती है, तो उसको इसने जोड़ा और फिर उसके साथ में उसने अपना संबंध बना लिया। पावलोव भी व्यवहारवादी थे। पावलोव के जो सिद्धांत थे वो भी व्यवहारवादी थे। स्किनर के सिद्धांत भी व्यवहारवादी थे। थॉर्नडाइक ने भी व्यवहारवादियों पर काम किया था। लेकिन पावलोव जैसे व्यवहारवादियों द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन को स्किनर ने रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग कह दी। क्यों कही रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग? क्योंकि उसने कहा कि पहले रिस्पॉन्स करे बच्चा, पहले अपनी आवश्यकता बताए कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे किसकी आवश्यकता है, तब हम स्टिमुलस दें। तो सक्रिय अनुबंधन में क्या होता है? सक्रिय व्यवहार, व्यवहार तो सक्रिय ही है, अधिगम भी सक्रिय है। सक्रिय व्यवहार सक्रिय अधिगम में सहायक है, लेकिन रिस्पॉन्स की
आवश्यकता ज्यादा है, रिस्पॉन्स की केंद्रीय भूमिका है, इसलिए इसे टाइप आर कंडीशनिंग कहा जाता है। जबकि पावलोव को क्या कहा था? टाइप एस कंडीशनिंग कहा गया था। उन्होंने कहा था कि पहले स्टिमुलस दो। इसलिए पावलोव ने पहले स्टिमुलस की केंद्रीय भूमिका बताई और स्किनर ने किसकी भूमिका बताई? रिस्पॉन्स की केंद्रीय भूमिका बताई। इससे करते हुए और एक दो अंतर देखते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन में नेचुरल स्टिमुलस तथा केंद्रीय कृत्रिम उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया उत्पन्न करने में सहायक होता है। इस अधिगम में किसी न किसी रूप में यह उद्दीपन होना जरूरी है। अनुबंध में सिखाने वाले के सामने समस्या रहती है कि वह अधिक उद्दीपकों का चुनाव कैसे करे ताकि वांछित अनुक्रिया हो सके। हमें तो पता नहीं है बच्चा क्या चाह रहा है। हम अलग अलग उद्दीपन देंगे जिससे वो अपने आप की एक्टिविटी दिखाए, अपने आप को एक्टिव शो करे। जबकि अनुक्रिया जन्य सक्रिय अनुबंध में सिखाने वाले के सामने से यह समस्या रहती है कि सीखने वाले द्वारा की जा रही संभावित अनुक्रिया तथा व्यवहारों में से वांछित अनुक्रिया और व्यवहार को कैसे करा जाए कि वो सही व्यवहार को पुनर्बलन मिल सके। दोनों में अंतर देख ले प्लीज, दोबारा से समझ ले। शास्त्रीय अनुबंधन में क्या था? हमने स्टिमुलस दिया, बच्चे को एक्टिव किया, एक बार में वो एक्टिव नहीं हुआ, दूसरा स्टिमुलस दिया, तीसरा स्टिमुलस दिया। बच्चे को एक्टिव करना है, हमारा कार्य क्या है? बच्चे को एक्टिव करना है। जब तक स्टिमुलस देना है जब तक बच्चा वांछित अनुक्रिया ना कर दे। जबकि ऑपरेंट कंडीशन में क्या होगा? हमारा कार्य क्या है? जो वो व्यवहार कर रहा है उस व्यवहार को पुनर्बलन देवे, पुनर्बलन देवे कि उसका जो व्यवहार है वो स्थायी बन जाए, उसके व्यवहार को पुनर्बलन मिले, वो पक्का पक्का ज्ञान हो जाए। स्किनर ने इसे नैमित्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा। क्यों? निमित्त, ये किसी के निमित्त है, किसी के निमित्त है, इसलिए इसको नैमित्तिक अनुबंधन कहते हैं। सक्रिय अनुबंधन, क्योंकि इसमें बच्चा अधिक से अधिक सक्रिय कार्य कर रहा है। सक्रिय अनुबंधन में प्राणी की वांछित उद्दीपक को परिणाम प्राप्त करने या कष्टदायक उद्दीपन से बचने के लिए उचित या सही व्यवहार पहले प्रदर्शित होता है। उद्दीपक या परिस्थिति के निमित्त प्राणी द्वारा किए जाना व्यवहार ही परिणाम के स्वरूप निर्धारित होता है। इस कारण इसे नैमित्तिक अनुबंधन बोला, सक्रिय अनुबंधन कहा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन बोला। स्किनर का प्रयोग किस पे था? चूहे पे। पहले उसे स्किनर बॉक्स दिया गया, फिर उसे थॉर्नडाइक के समान ही था ये बॉक्स। थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट का सुधरा हुआ रूप है, लॉ ऑफ इफेक्ट का विकसित रूप है स्किनर का प्रयोग। तो स्किनर के प्रयोग में क्या था? एक जालीदार फर्श था, प्रकाश की ध्वनि की व्यवस्था थी, लीवर था और फूड कप था, जैसा कि चित्र में पहले दिखाया गया है। उपयुक्त उपयोगों के द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि स्किनर के में व्यवहार की पुनरावृत्ति, परिवारजन उसके परिणामों के द्वारा निर्देशित होता है। व्यक्ति व्यवहार संचालित होता है और व्यवहार को बनाए रखना उसके परिणामों पर निर्भर करता है। स्किनर ने इस व्यवहार को
क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा और इस व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा। इसे हमने अभी चूहे को देखा, चूहे ने लीवर दबाया, भोजन मिला, तो उसका संबंध बना, उसका व्यवहार क्या था? लीवर को दबाना। पुनर्बलन क्या मिला? खाना, दाना। सीखने की क्रिया उसकी पक्की हो गई कि लीवर को दबाना है, खाने ने आना है, रोशनी का चमकना है। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, क्रिया के साथ में अनुबंधन है। स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहारों की बात करी, पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको दोबारा यहां बताया है। रिस्पोंडेंट व्यवहार और ऑपरेंट व्यवहार, प्रतिवादित व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रतिवादित व्यवहार जो अनैच्छिक है, जो अनैच्छिक है, प्रकाश पड़ने पर पलक का झपकना, प्रकाश पड़ने पर पलक का झपकना। ऑपरेंट बिहेवियर जो स्वैच्छिक है, भोजन खाऊं मेरी मर्जी है, हाथ पर चलाऊं मेरी मर्जी है, घूमने जाओ मेरी मर्जी है, इस पे मेरा अपना नियंत्रण है। दो प्रकार के बिहेवियर है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर प्रतिवादित व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। तो स्किनर ने किस पे कार्य किया? क्रिया प्रसूत व्यवहार पे कार्य किया, जो कि मेरी रिस्पॉन्स पहले आता था, इसलिए इसको RS थ्योरी कहा, रिस्पॉन्ड स्टिमुलस थ्योरी। निमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसी के निमित्त था, अनुबंधन बनता था, अनुबंधन बनता था, किसी के निमित्त बनता था, इसलिए इसे निमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत का। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, क्रिया के साथ में एक प्रतिबद्धता बनती जा रही थी, इसलिए इसे कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत का। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रियता थी इसलिए इसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का। अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत एक बार पूछा गया था, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का दूसरा नाम बताएं, तो अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत BF स्किनर का ही नाम है। ऑपरेंट कंडीशन दो प्रकार से प्रभावित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। एक बालक है, उसके टेस्ट में मार्क्स आए, वो क्लास में फर्स्ट आया, अब आप क्या करेंगे? आप रीइंफोर्स करेंगे, उसको आगे बढ़ने का राह बताएंगे, आप उसको कोई प्राइज देंगे, आप उसको गुड वेरी गुड करके मोटिवेट करेंगे, रीइंफोर्समेंट देंगे। ठीक है। पनिशमेंट, वो एक बालक है जो कक्षा में फेल हो रहा है, जो कक्षा में कम पढ़ रहा है, आप उसको क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे। रीइंफोर्समेंट दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो हमारी बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। इन केस एक बालक है जो फर्स्ट आया था, आपने उसको मोबाइल दिया, तो मोबाइल दिया तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, उसका बिहेवियर बढ़ना चाहिए, उसको और अच्छा पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन यदि वो मोबाइल का यूज ज्यादा करने लग जाए, पढ़ाई में पिछड़ने लग जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वहां नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना पड़ता है। प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, तो वहां जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, रीइंफोर्समेंट बढ़ाना है ना, किसी कार्य को बढ़ाना, वो तो होगा। और वो उसके क्या करेगा? उसके जो ज्यादा मोबाइल देखने का, ज्यादा मोबाइल पे कार्य करने का, ज्यादा टीवी देखने का व्यवहार को कम कर देगा। और पनिशमेंट भी दो प्रकार की है, पॉजिटिव और नेगेटिव। मान लीजिए कोई बच्चा गुटखा खाता है, कोई बच्चा पान पराग खाता है, अब हम क्या करेंगे? हमें उसको छुड़वाना है आदत, तो पनिशमेंट तो देना पड़ेगा ना। अब यहां कौन सा पनिशमेंट? पनिशमेंट पॉजिटिव दोगे। कैसे पॉजिटिव दोगे? उससे पान पराग छीनोगे। लेकिन अब वो पान पराग नहीं खा रहा है, उसको उसके साथ में आपको रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा।
अब थोड़े समय बाद फिर से वो पान पराग खाने लगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिक्स करके देना पड़ेगा, जिससे कि बिहेवियर डिक्रीज होए, उसका पान पराग खाने की आदत छूटने लग जाए। स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व बहुत आवश्यक है। बालक के अच्छा व्यवहार उत्पन्न होता है स्किनर के सिद्धांत से, क्योंकि हम क्या करते हैं, पुनर्बलन देते हैं, गंदी आदतों को छुड़वा देते हैं, अच्छी आदतों का विकास कर देते हैं। यह सिद्धांत बालकों की आवश्यकता पर जोर देता है। मैं जो बनाना चाहूं बालक वो नहीं करेगा, मैं जो करवाना चाहूं बालक वो नहीं करेगा। मैं चाहूं खाना दिखा दूं और बच्चा खाना खा ले, नहीं, बच्चा पहले रिस्पॉन्स दे। बच्चा कहे मुझे भूख लगी है, तब आप खाना दें। तो बच्चे की आवश्यकता पर यदि आप खाना देंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, वो उसका शैक्षिक महत्व ज्यादा रहेगा। यह सिद्धांत शिक्षण में अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करता है। गणित में पहाड़े, भाषा में वर्तमानी, विलोम शब्द, मुहावरे आदि को याद कराने में भी ये सिद्धांत काम में आता है। हमने कहा 2 का पढ़ा बोला, आप गुड वेरी गुड कहे, उसको आगे बढ़ाएं। भाषा में यदि वो बच्चा गलत कर रहा है, पढ़ा यदि वो गलत कर रहा है, तो आप उसको पनिशमेंट दीजिए। कौन सा पनिशमेंट देना है, यदि वो बार बार गलत कर रहा है तो पॉजिटिव पनिशमेंट दीजिए, थोड़ा सा गलत करता है तो पहले नेगेटिव पनिशमेंट दे करके फिर उसको रिवार्ड्स की तरफ ले जाएं। बालकों में वांछित व्यवहार उत्पन्न कराने से इस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। इस सिद्धांत के दौरान, शिक्षण के दौरान छात्रों को पुनर्बलन के आधार पर अधिगम के अच्छे अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। बच्चे को अधिगम, हमें उसको बच्चे को मोटिवेट कर दे, अभिप्रेरित कर दे, किसके लिए, जो वो प्राप्त करना चाहता है। यदि वो डॉक्टर की तरफ जाना है, उसने कह दिया मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर का एनवायरनमेंट दीजिए। यदि वो कहता है मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो आप साइंटिस्ट का एनवायरनमेंट दीजिए। यदि वो कहता है मुझे टीचर बनना है, तो आप उसको टीचर का एनवायरनमेंट दीजिए। अधिगम के अवसर प्रदान करवाएं। किस प्रकार से, उसके रिस्पॉन्ड के हिसाब से। ये नहीं कि हमने कह दिया तुम टीचर बनो, नहीं, जैसा वो कर रहा है उसके हिसाब से हम अवसर प्रदान करें। विद्यार्थी या मनुष्य का व्यवहार इतना जटिल होता है कि उसे वांछित या सही दिशा में तुरंत नहीं बदला जा सकता। यदि छात्रों में अंधविश्वास को दूर करके अधिगम के मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाने पर जोर देता है, इसके द्वारा स्थायी एवं सुदृढ़ अधिगम किया जा सकता है। यह सिद्धांत सफलता को बहुत अधिक महत्व देता है। अब हमारे सामने 2 थे, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और एक इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी थी, पावलोव ने। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किसने दी थी, बीएफ स्किनर ने। क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस पहले था, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स पहले था। उसको हमने एस आर बोला और उसको हमने आर एस बोला। इन दोनों में अंतर देखते हैं। इन दोनों में अंतर हम 2 प्रकार से देखने की कोशिश करेंगे, एक कार्यविधि के संबंधी अंतर और एक सैद्धांतिक अंतर। सबसे पहले हम कार्यविधि का अंतर देखते हैं। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत में यूसीएस अर्थात भोजन प्रयोज्य को पहले दिया जाता था और अनुक्रिया बाद में होती थी, जबकि कार्यात्मक अनुसंधान में चूहे को भोजन तभी दिया जाता था जब वह अनुक्रिया करती थी। कार्य में अंतर हो गया। पावलोव के सिद्धांत में भोजन देने की प्रक्रिया प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में थी। जैसे तरीके से वो भोजन देना चाहता था वैसा वो देता था। पेरेंट्स के हाथ में है बच्चे को कौन सा भोजन देना है। स्किनर ने क्या कहा, स्किनर ने कहा नहीं, प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं है, उसका खुद का नियंत्रण है कि वो कैसा चाहता है। पावलोव के अनुकूलित अनुबंधन में कंडीशनिंग स्टिमुलस और यूसीएस के बीच के समय में होता था। हमने खाना दिया, घंटी बजाई। जबकि स्किनर के कार्यात्मक अनुबंधन में ही प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं है,
उसने पाँव रखा, खाना आ गया, पाँव रखा, खाना आ गया। तो इस पर उसका कोई भी नियंत्रण नहीं है। तो पावलोव में क्या था, ये कंडीशनिंग, जैसे जैसे दोनों के बीच का समय, स्टिमुलस और यूसीएस के बीच का समय दूर होता जाता है, वैसे वैसे वो अनुक्रिया भी क्षीण होती जाती है। लेकिन स्किनर के क्रियात्मक सिद्धांत में ऐसा नहीं था। पावलोव के सिद्धांत में यूसीएस भोजन स्पष्ट होता है, उसे पता होता है कुत्ते को कि मुझे सामने भोजन प्राप्त करना है, और वो उद्दीपन के द्वारा ही अनुक्रिया उत्पन्न करता है। जबकि स्किनर के सामने लीवर के दबाने पर उसको क्या मिलेगा उसको नहीं पता होता। लीवर दबाता है, उसको पुनर्बलन मिलता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसका नाम है? क्लासिकल कंडीशनिंग। किसका नाम है? पावलोव का। एसआर सिद्धांत किसका नाम है? पावलोव का। ये उत्तेजक प्रतिक्रिया संबंध समीपता के आधार पर होता है, जबकि कार्यात्मक अनुबंधन में यह परिणाम के आधार पर होता है। ये परिणाम के आधार पर है और वो समीपता के आधार पर है। मान लीजिए लीवर दबाओ और कुछ ना मिले, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो वो लीवर दब नहीं दबाएगा, उसका उस लीवर के साथ में अनुबंध हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो लीवर दबाने पर उसको कुछ मिल रहा है तो अनुबंध हो रहा है। शास्त्रीय अनुबंधन में पुनर्बलन प्रतिक्रिया से पहले दिया जाता है, कार्यात्मक अनुबंधन में पुनर्बलन प्रतिक्रिया के बाद में दिया जाता है। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में यूसीएस दो कार्य साथ करता है, भोजन अनुक्रिया भी करता है और उसे पुनर्बलन भी देता है। स्किनर की कार्यात्मक अनुबंधन में पुनर्बलन प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित हो रहा है, उसे भोजन मिल रहा है। पावलोव थ्योरी को हम एसआर रिस्पॉन्स कहते हैं, स्किनर को हम क्या कहते हैं? आरएस। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में उत्तेजक प्रतिक्रिया संबंध समीपता के आधार पर होता है, कार्यात्मक अनुबंधन में यह संबंध परिणाम के आधार पर होता है। रिपीट हो गया ये। शास्त्रीय अनुबंधन में पुनर्बलन, ये भी रिपीट हो गया। शास्त्रीय अनुबंधन में एक साथ दो कार्य करता है, या भोजन अनुक्रिया भी करता है और उसे पुनर्बलन भी देता है। स्किनर के सिद्धांत पर अनुक्रिया करने के लिए वह प्रेरित हो रहा है और फिर भोजन मिल रहा है। अब आपने दो प्रकार के अंतर देखे थे, एक तो हमने देखा था क्रियात्मक अंतर और फिर हमने दूसरा देखा था कार्यविधि का अंतर और दूसरा देखा था हमने सिद्धांत का अंतर। तो ये तो हमने कार्यविधि का अंतर देखा कि कैसे वो कार्य कर रहा है, किस प्रकार से लीवर दबा रहा है, क्या खाना मिल रहा है। अब उसका सिद्धांतिक अंतर देख लेते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया व्यवहार संबंधित अधिगम में सहायक होता है, जबकि सक्रिय अनुबंधन सक्रिय व्यवहार, ये सक्रिय व्यवहार बनाता है और ये अनुक्रिया व्यवहार बनाता है। दोनों का सैद्धांतिक अंतर है। इस प्रकार के अधिगम में वांछित अनुक्रिया व्यवहार उत्पन्न करने के लिए उद्दीपक को केंद्र भूमिका मानती है। इसमें रिस्पॉन्स की केंद्रित भूमिका है, सैद्धांतिक अंतर है। इसको हम टाइप एस कंडीशनिंग कहते हैं, इसको हम टाइप आर कंडीशनिंग कहते हैं, सिद्धांत के आधार पर। इस अनुबंधन में प्रक्रिया की शुरुआत किसी विशेष उद्दीपक के द्वारा निश्चित अनुक्रिया उत्पन्न करके होती है। इसकी शुरुआत उन अनुक्रियाओं से होती है जो स्वाभाविक रूप से है। चारों तरफ वातावरण खोल दीजिए, बच्चा वहाँ हाथ पांव मारे, खेले और फिर वो निर्णय करे कि मुझे क्या प्राप्त करना है। सैद्धांतिक अंतर है। इस प्रकार के अनुबंधन में अनुबंधन की शक्ति अनुबंधित अनुक्रिया की सामर्थ्य पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा अनुबंधन बनेगा उतना ज्यादा वो ताकतवर होता जाएगा। यदि उनके बीच में गैप ज्यादा कर दिया, घंटी और खाने के बीच में गैप ज्यादा कर दिया, तो धीरे धीरे वो क्षीण हो जाता है। जबकि इस प्रकार के अनुबंधन में तो मुझे जरूरत है ना, मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपना रिस्पॉन्स दूंगी, बार बार रिस्पॉन्स दूंगी, जब तक रिस्पॉन्स दूंगी जब तक मुझे मेरी चाहिए चीज नहीं मिल जाए। ये इसका सिद्धांत का अंतर है।
इस प्रकार के अनुबंधन में पनिशमेंट को बुरी आदत छुड़ाने, वांछनीय व्यवहार को भूल जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जबकि सक्रिय अनुबंधन में वांछनीय व्यवहार को सिखाने, अवांछनीय व्यवहार को सुधारने, दोनों के लिए ही वो पुनर्बलन को ज्यादा अच्छा मानते हैं। वो पुनर्बलन के आधार पे ही कहते हैं उसको प्रोत्साहित करो या उसके कार्य को छुड़ाओ, लेकिन पनिशमेंट मत दो। इस प्रकार के अनुबंधन में स्वतंत्रता नहीं है, उद्दीपन उसके सामने है, वैसा ही व्यवहार उसको करना पड़ेगा। इस प्रकार के अनुबंधन में सीखने वाले के पास में स्वतंत्रता है, सैद्धांतिक अंतर है। इस अनुबंधन में अनुक्रिया उत्पन्न करने के लिए नॉन स्टिमुलस दिया जाता है। इसमें हमें ज्ञात उद्दीपक नहीं होता, पता ही नहीं होता सामने क्या आएगा। एक खोज है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, खोज विधि से कार्य होगा। इस प्रकार के अनुबंधन में पुनर्बलन का प्रयोग सीखने वाले द्वारा की गई अनुक्रिया तथा व्यवहार के पहले किया जाता है। इस प्रकार के अनुबंधन में शुरुआत व्यवहार तथा अनुक्रिया द्वारा होती है और उसके बाद उसे बल प्रदान करने के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। तो हमने ये दोनों प्रकार से अंतर देखे, एक क्रियात्मक अंतर, एक सैद्धांतिक अंतर। आज हमने व्यवहार के अनुक्रिया के आधार पर जो 3 विधियां बनाई गई लर्निंग की, पावलोव थ्योरी, थॉर्नडाइक थ्योरी और बीएफ स्किनर थ्योरी, इन तीनों विधि को पढ़ा। कल हम इसके आगे वाली विधियों को जारी रखेंगे और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और अपने अंदर पूरा का पूरा एक खाका तैयार कर रहे हैं कि कौन सी विधि है, कैसे ये विधि कार्य कर रही है, इस विधि का क्या फायदा है, इस विधि से लर्निंग कैसे होती है। ये सारा का सारा खाका यदि हमारे पास में तैयार हो जाएगा तो हम हर प्रकार के प्रश्न को करने में तैयार हो जाएंगे ना। व्यवहारवादी और ज्ञानात्मक क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत। तो कल हम करेंगे ज्ञानात्मक क्षेत्र संगठनात्मक सिद्धांत में कितने प्रकार की लर्निंग सिद्धांत दिए गए और उन लर्निंग की तरफ हम बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका शेड्यूल बनाएं, आप पढ़ें और प्रश्नों को करें।